Unit 7, Gulliver's Travel, page number 120. New words and their meanings. Bellowing. Bellowing means very loud noise. बहुत जोर से जब आवाज़ होती है उसे कहते हैं bellowing. Inhabitants. Inhabitants, occupants. मतलब कहीं पर रहने वाले लोगों को कहते हैं inhabitants. वो वहाँ के inhabitants होते हैं, निवासी होते हैं. Barren. Barren means बंजर. एक ऐसी भूमि जहाँ पर कोई भी वनस्पति, कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, उसे कहते हैं बैरन लैंड. एस्टोनिशमेंट, ग्रेटली सरप्राइज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्य, अचरज. क्रम्बल्ड मीन्स ब्रोकन इनटू पीसेस, मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े करके तोड़ देना. ग्रैब मीन्स अचानक उठा लेना, या फिर ग्रैब मीन्स होता है गिरा देना, गिरा देना भी होता है, और यहाँ पर जो है वो अचानक से उठा लेना इसका मतलब है. Question answers. First question is, why did the captain send the men to the land? कैप्टन ने आदमियों को लैंड पर क्यों भेजा था? कैप्टन ने आदमियों को लैंड पर पानी लाने के लिए भेजा था कि देख कर आओ पानी मिलता है या नहीं. The captain sent the men to the land to look for water. Second question, why did the men rush back to the ship? जो आदमी गए थे पानी देखने के लिए वो वापस शिप की तरफ क्यों भाग कर आए? The men rushed back to the ship because a huge creature was following them. A huge creature was walking behind them. तो वो डर गए थे इसलिए वो वापस शिप पर आ गए. Choose the correct answer. First one is, the giant carried a reaping hook because जाइंट ने रीपिंग हुक क्यों ले रखा था? इसमें ऑप्शंस देखिए, पढ़िए, समझिए, स्टोरी को याद कीजिए और सही ऑप्शंस पे निशान लगाइए. ही वॉज फाइटिंग विद अदर जाइंट्स, वो दूसरे जाइंट्स से फाइट कर रहा था. ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, वो कॉर्न को काटने जा रहा था. ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलीवर, वो गुलीवर को डराना चाहता था. इसका आंसर होगा ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न. सेकेंड वन, दे पुट गुलीवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज, गुलीवर को उन्होंने ग्राउंड पर रखा उसे देखने के लिए. क्यों? दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, उन्होंने कभी इंसान पहले देखा नहीं था. दे थॉट ही वॉज अ डॉल, उन्होंने सोचा ये कोई डॉल है. दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, उन्होंने पहले इतना टाइनी, इतना छोटा इंसान नहीं देखा था. सो द आंसर विल बी सी, दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, उन्होंने इतना टाइनी मैन, इतना छोटा आदमी पहले नहीं देखा था. पेज नंबर 121. गुलीवर वॉज अ फार्मर, अ सेलर, अ ड्वार्फ और अ जाइंट. गुलीवर क्या था? फार्मर था, सेलर नाविक था, किसान था, नाविक था. ड्वार्फ मीन्स कोई बोना आदमी, छोटे कद के आदमी को कहते हैं ना बोना, या वो कोई जाइंट था. तो गुलीवर कौन था? गुलीवर वॉज अ सेलर. सेलर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 4, नेम द क्रिएचर टू whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct and the word begins with the letter D. आप किसी ऐसे क्रिएचर, किसी ऐसे प्राणी का नाम लिखिए जिसका नाम जो है स्पेलिंग है वो डी से स्टार्ट होती है, और उसकी तरफ आप ऐसे ही देखोगे जैसे गुलीवर देख रहा था वहां के लोगों को. इतने बड़े बड़े जो लोग थे उनको गुलीवर कितने एस्टोनिशमेंट से देख रहा था. तो ऐसे कौन सा प्राणी है जिसको आप ऐसे देखेंगे कि अरे इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ये तो जानवर, इतना बड़ा कोई क्रिएचर है, और उसकी स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है और वो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब लुप्त भी हो चुका है, अब नहीं पाया जाता. तो उसका नाम है डायनोसॉर, जिसकी स्पेलिंग होती है डी से स्टार्ट. बहुत ही ह्यूज क्रिएचर था और अब वो नहीं पाया जाता. फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग. जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसमें से आप वो सेंटेंस सिलेक्ट करके लिखिए जिसका मीनिंग सेम टू सेम इन्हीं सेंटेंसेस जैसा हो जो आपको यहाँ लिख करके पहले से दे रखे हैं. द जायंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलीवर. गुलीवर को देख करके जो जायंट, जो बड़े बड़े रीपर्स थे, फैसिनेट हो गए थे. ऐसा दूसरा सेंटेंस कौन सा है जो बुक में आया है? दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी. वे सब ग्राउंड में बैठ गए मुझे अच्छे तरीके से देखने के लिए. तो इससे क्या आपको मीनिंग समझ में आता है? द सेम मीनिंग, द जायंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलीवर. गुलीवर वॉज अ लर्नेड मैन. गुलीवर बहुत ही लर्नेड मैन था, समझदार आदमी था. ये किस चीज से पता लगता है? आई ट्राई टू स्पीक टू देम इन 7 लैंग्वेजेस. मैंने उनसे 7 भाषाओं में बात करने की कोशिश की. तो इतनी सारी लैंग्वेजेस तो किसी लर्नेड मैन को ही आ सकती हैं. द फार्मर सन थॉट गुलीवर वॉज अ टॉय. फार्मर के सन ने सोचा गुलीवर कोई टॉय है.
ये कैसे पता लगता है स्टोरी में कौन सा सेंटेंस हमें ये बात बताता है? ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। मुझे देखकर बच्चे ने मुझे एकदम से उठाया टेबल से और मुझे मेरा हेड जो है अपने माउथ में रखा, अपने मुंह में रखने लग गया। ठीक है, तो ऐसे तो बच्चे खिलौनों से ही खेलते हैं। इतना छोटा लग रहा था गुलिवर उस बच्चे के सामने भी। तो ये सेंटेंस है जो हमें बताता है कि गुलिवर को एक टॉय समझ लिया फार्मर के बेटे ने। द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन। जो फार्मर की वाइफ थी वो बहुत ही दयालु दिल वाली लेडी थी, औरत थी। वो कैसे पता लगा? कौन से सेंटेंस से? लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड। बाद में उसने मुझे अपने खुद के बेड पे लेटाया। एंड कवर्ड मी विद क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, और मुझे साफ और सफेद रंग की हैंडकरचीफ से मुझे कवर किया। तो इस सेंटेंस से हमें पता लगता है कि द फार्मर्स वाइफ वॉज काइंड हार्टेड वुमेन। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन द सेम पेज 121. Read the following sentences carefully. The giant farmer's voice was as loud as a bellowing trumpet. Giant जो बड़ी सी जो फार्मर की आवाज थी वो कैसी थी? जैसे कोई तुरही बज रही हो, जैसे एक बाजा होता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे उसकी बहुत तेज आवाज आ रही हो। तो ऐसी वो जो जायंट फार्मर था उसकी आवाज थी। जो बड़ा सा दिखने वाला फार्मर था उसकी आवाज कैसी थी? एज लाउड एज अ बेलोइंग ट्रम्पेट। तो ये कंपैरिजन मतलब किया गया, जो सिमिलैरिटी है दोनों में वो बताई गई है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस का यूज किया जाता है कि इतनी तेज जितनी की ट्रम्पेट की आवाज, या द जायंट फार्मर्स वॉइस वॉज एज लाउड एज थंडर। तो जो जायंट फार्मर था, बड़ा सा जो फार्मर था इतना ह्यूज, उसकी आवाज जो थी वो कितनी तेज थी? जैसे कि थंडर, जैसे कि बिजली चमकने की आवाज। तो उसकी आवाज को थंडर से एक्सप्रेशंस के थ्रू मतलब मिलाया गया है कि एज लाउड एज थंडर, इनको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सप्रेशंस। व्हेन समथिंग इज वेरी कोल्ड, अगर कोई चीज बहुत ठंडी होती है, वी से इट इज एज कोल्ड एज आइस, तो हम कहेंगे इतनी ठंडी है जैसे कि बर्फ। किसी ठंडी चीज का कंपैरिजन हम किससे करते हैं? बर्फ से, क्योंकि बर्फ भी बहुत ज्यादा ठंडी होती है। अगर हमें बताना है कोई चीज बहुत ठंडी है तो हम उसकी तुलना बर्फ से करते हैं। दिस इज बिकॉज द आइस इज वेरी कोल्ड। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आइस बहुत कोल्ड होती है, इसलिए कोल्ड चीजों की तुलना हम बर्फ से करते हैं कि एज कोल्ड एज आइस। नाउ सी पेज नंबर 122। इसमें एक्सप्रेशन से रिलेटेड ही एक्सरसाइज दी हुई है कि जब हम किसी दो चीज के बारे में बताते हैं तो हम कैसे उसका कंपैरिजन करते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप यहाँ देखकर समझ जाना कि कौन सा वर्ड यहाँ पर हमें फिल करना है। जैसे एज डैश एज अ फेदर। फेदर मीन्स पंख, तो पंख बहुत ही हल्का होता है, जैसे कोई वजन ही नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे? इतना हल्का जितना कि पंख, इतना लाइट वेट में जितना कि फेदर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज लाइट एज फेदर, और हमें यहाँ पर लाइट दे भी रखा है LIGHT। तो इतना हल्का जितना कि पंख। अब हमें यहाँ पे दे रखा है जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब तो बहुत ताकतवर होना, तो पंख में तो कोई जान ही नहीं होती है, वजन ही नहीं होता है। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो नहीं लिखेंगे कि इतना ताकतवर जैसे कि पंख, ये तो गलत हो जाएगा। या हम लिखेंगे अगर स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा, इतना मीठा जैसे कि फेदर, ये भी रॉन्ग है। तो फेदर कैसा होता है? हल्का होता है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एज लाइट एज अ फेदर। एज डैश एज अ टॉर्टाइज। आपको पता है टॉर्टाइज बहुत स्लो चलता है, तो हम लिखेंगे एज स्लो एज अ टॉर्टाइज। एज स्वीट एज हनी, शहद जितना मीठा, हमने लिखा स्वीट। स्नो वाइट कलर की होती है, तो एज वाइट एज स्नो। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ऑक्स जो होता है यानी बैल, बैल में कितनी ताकत होती है ना? तो एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। एज ब्लैक एज नाइट। रात जो है वो बिल्कुल काली होती है, डार्क होती है, हमें कुछ नजर नहीं आता है, तो एज ब्लैक एज नाइट। एज रेड एज अ रोज। रोज एकदम रेड कलर का होता है, तो हम लिखते हैं एज रेड एज अ रोज। एज वार्म एज अ टोस्ट। टोस्ट के जितना गर्म। एज जेंटल एज अ ब्रीज। ब्रीज मतलब जो ठंडी ठंडी सुहानी सुहानी हवा चलती है ना, तो हम कहते हैं एज जेंटल एज अ ब्रीज। यूज द अबव एक्सप्रेशंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अगर ये पूरे सेंटेंस के अंदर कोई फिल द ब्लैंक्स आए तो आप कैसे फिल करोगे? द ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट एज स्नो। वाइट की अगर हमें बात करनी है तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे? स्नो से, इतना सफेद जैसे कि स्नो। हिज फीट वर सो एज कोल्ड एज आइस। उसके पैर इतने ठंडे थे जैसे कि बर्फ। हम लोग कहते हैं ना सर्दियों में हाथ पैर बिल्कुल बर्फ हो गए हैं, बिल्कुल बर्फ जैसे हो गए हैं, तो बर्फ थोड़ी ना बन जाती है हाथ पैर, उसका मतलब होता है कि बर्फ जितने ठंडे हो गए हैं।
द न्यूज़पेपर बॉय वॉज एज स्लो एज अ टॉर्टाइज इन डिलीवरिंग द पेपर्स। जो न्यूज़पेपर बॉय है, जो न्यूज़पेपर देने आता है, वो इतना धीरे देता है न्यूज़पेपर, इतना धीरे अपना काम करता है जैसे कि टॉर्टाइज। आई फेल्ट एज लाइट एज अ फेदर आफ्टर एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करने के बाद मुझे इतना हल्का महसूस हुआ जैसे कि फेदर। तो लाइट आ गया यहाँ पे, तो हमने लिखा एज अ फेदर। क्रिएट योर ओन कंपेरिजन्स फॉर द फॉलोइंग, वर्क इन पेयर्स। मतलब ये आपको मिल करके काम करना है, खुद सोच सोच के आगे लिखना है। एज टॉल एज, इतना लंबा, जितना कि, अब आप किसी चीज़ का बहुत लंबाई बतानी है तो क्या लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज टॉल एज द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बहुत लंबा है, तो हमने लिख दिया एज टॉल एज द कुतुब मीनार। एज फास्ट एज, फास्ट मीन्स बहुत फुर्तीला, बहुत तेजी से। तो कौन इतना तेज भागता है, टाइगर भागता है, तो हमने फास्ट के आगे लिख दिया टाइगर, एज फास्ट एज अ टाइगर। एज हाई, इतना ऊंचा जितना कि माउंट एवरेस्ट। आपको पता है माउंट एवरेस्ट तो सबसे हाईएस्ट पीक है, तो एज हाई एज द माउंट एवरेस्ट। एज एंग्री एज अ बुल, बुल जब गुस्से में होता है तो देख तो ना सड़कों पे कई बार लड़ाई करते हुए बुल्स हमें नजर आते हैं, सांड दिख रहे होते हैं कि बहुत गुस्से में है, तो हम डर के दूर भाग जाते हैं। एज एंग्री एज अ बुल, बुल जितना गुस्से में। एज टाइनी, टाइनी मीन्स स्मॉल, बहुत छोटा, तो चींटी बहुत छोटी होती है, तो हमने एंट लिख दिया यहाँ पे, एज टाइनी एज एन एंट। एज ब्रेव एज अ, ब्रेव मीन्स बहादुर, तो बहादुर कौन होते हैं, हमारे सिपाही बहुत बहादुर होते हैं, तो हमने लिखा एज ब्रेव एज अ सोल्जर, सोल्जर जितना बहादुर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज।